हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगेन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। उसका बात करने का रीजन आपको बता देता हूं, बहुत मोटा मोटा क्लियर रीजन है। एक तो स्टॉक बहुत नीचे के प्राइस पर खड़ा हुआ है और दूसरा रीजन है कि नए नए टारगेट्स निकल कर आने लगे हैं और तीसरा रीजन है कि नए नए टारगेट्स निकल कर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 का हिस्सा हो चुका है, निफ्टी 50 का पार्ट बन चुका है हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अब आपको इसमें किस तरीके से आगे अपनी चाल रखनी है, क्या करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इन्वेस्टर नहीं है, आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं, या फिर अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप सेलिंग करना चाहते हैं इसमें, तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को 28 मार्च से एंट्री मिलने वाली थी, तो अब एंट्री की हो चुकी है और अब निफ्टी 50 का पार्ट हो चुका है हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि उसकी वजह से नए नए ब्रोकरेज फर्म्स अलग अलग टारगेट्स दे रहे हैं, लेकिन टारगेट्स आपको बहुत अच्छे नहीं नजर आएंगे। देखिए टारगेट्स जो दे रहे हैं वो लोग 300, 325 के, 400, मैक्सिमम टारगेट 400 के आसपास निकल कर आ रहे हैं। अब आपको चीज ये समझनी है कि हम लोगों की जो सोच है या हम लोग जो चाहते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, वो ये 300, 350, 400 नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि ये मल्टीबैगर बने और 4000, 10,000, 12,000 तक पहुंचे। तो उसमें टाइम लगेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से आप उसे अचीव कर सकते हैं या क्या आप उसे अचीव कर पाएंगे या नहीं। पर उसके पहले हम समझ लेते हैं कि धीरे धीरे करके अपना बिजनेस मॉडल देखिए एक्सपेंड कर रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आप सबको पता है कि इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ अपना जो था ज्वाइंट वेंचर भी स्टार्ट किया था। सब कुछ कामकाज बेहतर तरीके से चल रहा है और जो इनकी सब्सिडरी थी मतलब जियो फाइनेंशियल, उसमें भी 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी किया है हाल फिलहाल। तो इसकी वजह से ब्रोकरेज फर्म्स बहुत बुलिश हैं। देखिए इसके अलावा आपको चीज समझनी पड़ेगी कि कामकाज जो है फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल्स में एक्टिव। अब फाइनेंशियल आप समझिए कि इस समय हर इंसान अगर कुछ भी काम कर रहा है तो वो लोन पर, वो ईएमआई पर, कुछ भी। आजकल एक नॉर्मल आदमी फोन भी खरीदने जा रहा है 10-15 हजार का, तो वो भी ईएमआई पर ले रहा है। अब आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। उसमें ऑलरेडी आप कहेंगे कि इस मार्केट को कवर कर रखा है बजाज ने, एचडीबी फाइनेंस ने, काइंड ऑफ, और बहुत सारे हैं। तो लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कंपटीशन है वो टफ है, बिल्कुल टफ है। मैं कहूंगा आप उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, कंपटीशन बहुत टफ है इस फील्ड पर। लेकिन कंपटीशन को फेस करना मुकेश अंबानी जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मुकेश अंबानी मतलब अंबानी फैमिली बहुत बेहतर तरीके से कंपटीशन को टैकल करती है और नजर आया है ये पास्ट में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। चाहे वो जियो हो, जब जियो आया तो उसने टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। देन वो कैंपा कोला लेकर आते हैं और नई नई चीजें लेकर आते रहते हैं और कंपटीशन को साफ करते रहते हैं या फिर कम करते रहते हैं। ये हमेशा से ही मुकेश अंबानी जी या फिर अंबानी फैमिली का पार्ट रहा है। मतलब ये उनके बिजनेस का पार्ट रहता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना। तो अब कंपटीशन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए कि अगर आप घबरा रहे हैं कंपटीशन से और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वंस इन अ लाइफ टाइम शायद अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए शायद। क्योंकि हम सब लोग क्या ढूंढते हैं, हम सब लोग एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लिया कि हम सब लोग मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं ढूंढ पाते। हमें नहीं पता ना कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन क्योंकि ये मुकेश अंबानी जी कंपनी है तो हमें बहुत सेफ लगती है और आगे बहुत बढ़ने के चांसेस भी नजर आते हैं। एक चीज, अब इसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा डर के बैठे रहे कंपटीशन के डर से, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई भी रोल नहीं है, हम कंपटीशन से डर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, पर ना ही हम कंपटीशन को फेस करने जा रहे हैं, ना ही ये हमारे हाथ में है। क्योंकि ये कंपनी का काम है ना कंपटीशन को फेस करना, कंपटीशन को हटाना, अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को प्रमोट करना, चीजों को अलग तरीके से देखना, वो कंपनी का काम है। हमें क्या करना है, हमारे हाथ में है कंट्रोल जिस चीज का, वो है हमारी इन्वेस्टमेंट का। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सब कुछ लगा दीजिए, लेकिन स्टॉक बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि ये स्टॉक बेकार है क्योंकि स्टॉक क्रैश हुआ है, स्टॉक नीचे आया, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि स्टॉक खराब हो गया। बहुत सारे स्टॉक नीचे आते हैं, लेकिन इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि स्टॉक बेकार है, स्टॉक खराब है, स्टॉक कभी भी वर्क नहीं करेगा। मैं कहूंगा कि इस स्टॉक पे जो क्रैश आया था, जो गिरावट आई थी, वो एक बहुत वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटी थी। बहुत सारे लोगों ने उसे मिस किया होगा क्योंकि जो इश्यू प्राइस, जो आईपीओ प्राइस आया था, उससे भी नीचे आकर खड़ा हो गया था अभी ये कुछ समय पहले के लिए। अब आपको समझना पड़ेगा, अपनी बुक वैल्यू के आसपास है और बिना डेप्ट की कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है। जबकि जो कामकाज है आप देखेंगे, जो फाइनेंशियल सेक्टर आता है, उसमें हर कंपनी पर बहुत हैवी डेप्ट आप पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ दी चांसेस हैं, किसी भी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं तो इस पर डेप्ट नहीं है। तो इसलिए मुझे कंपनी काफी सेफ लग रही है और कंपनी जो प्रमोटर्स हैं बहुत बड़े हैं भाई, बड़े नाम हैं हमारे भारत देश में, बहुत मायने रखते हैं वो लोग। तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि अब जो ब्रोकरेज फर्म्स दे रहे हैं 300, 325, 350, 400 के टारगेट्स, वो सारे अचीव कर लेगा, बहुत ही जल्दी अचीव कर लेगा इनफैक्ट। और वो जल्दी अचीव तब करेगा जब
चीजें बेहतर तरीके से चलेंगी। बेहतर तरीके से चलेंगी इन द सेंस कि आप सबको पता है अभी मार्केट डाउन चल रहा था, इसकी वजह से ये डाउन आया और बहुत बुरी तरीके से डाउन आया, पर मार्केट भागेगा तो ये भी भागेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अब इसे जो नया इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, कैसे कैसे मिलेगा नया इन्वेस्टमेंट, आप सब लोग सोच रहे हो ना। तो नया इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ की मात्रा में नया इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। कैसे? म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अब आप समझिए निफ्टी 50 में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, तो अब ये निफ्टी 50 का पार्ट है, तो इस पर भी इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन म्यूचुअल फंड्स को। तो अब हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें आने वाली है, तो इससे ये जो स्टॉक है वो स्काई रॉकेट होने वाला है, यानी कि भागने वाला है, एक रैली दिखाने वाला है। तो अगर आप एक छोटी मोटी भी रैली चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में भी इसमें खरीदारी की सलाह है, और ये ब्रोकरेज फर्म्स और ये एनालिस्ट की सलाह है। मैं क्योंकि बाई सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन मैं जियो फाइनेंस का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूं और बहुत टाइम से मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा आपसे कि जब 300 के आसपास ही था तब से मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूं। जब गिर के 300 आया मुझे लगा बहुत अच्छे प्राइस पर आ गया, और तब से मैं सपोर्ट कर रहा हूं। इसके बाद 200 उसके नीचे भी आ गया था, 2-4 रुपए, और अब मैं फिर कह रहा हूं आपसे, लगातार इस पर वीडियो बनाए हैं मैंने, हर महीने 15 दिन में 10 दिन में इस पर वीडियो आते रहते हैं मेरे। तो मैं इसे लगभग देखिए अपनी वॉच लिस्ट में हमेशा ही रखता हूं, और आपको अगर मैं बताऊं कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में कितना ऐड कर रखा है तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैं मेजर स्टॉक होल्डिंग मेरी जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो अब आपको समझाना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से देख रहा हूं, जब से आया, इनफैक्ट जब से आया तब से मैं इसे देख रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी पहले जब स्टार्टिंग में भागा तो मुझे लगा मुकेश अंबानी के नाम की वजह से भाग रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। देन भागते 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 अचानक से गिरना स्टार्ट होता है, ठीक है, 394 पे पहुंच के गिरा है, और इसके बाद मुझे 300 पे स्टॉक फिर से वापस अच्छा लगने लगा, क्योंकि इन्होंने जो अपना बिजनेस मॉडल बताया, जो चीजें बताई कि होम लोन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या फिर किसी को बिजनेस लोन प्रोवाइड करेंगे और काइंड ऑफ काफी सारी चीजें करेंगे। इसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड बिजनेस में आने वाले हैं, उसकी से मंजूरी मिल चुकी है और वो कामकाज स्टार्ट भी लगभग होने वाला है। इसके बाद आप समझिए ये ब्रोकरेज बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। अगर इन्हें ब्रोकरेज बिजनेस की मंजूरी मिल गई तो आप समझिए स्काई रॉकेट हो जाएगा ये स्टॉक। ये मुझे इनका बिजनेस मॉडल सब कुछ बहुत बेहतर लगा और ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस लगा। ये म्यूचुअल फंड बिजनेस, ये ब्रोकरेज बिजनेस, ये लोन्स का बिजनेस, क्योंकि इसमें आप सबको पता है कि ये हमेशा प्रॉफिट में रहने वाले बिजनेस है, इसलिए मुझे इनका बिजनेस मॉडल बहुत पसंद आया। ऑल्दो एक प्रॉब्लम है कि अभी तक इन्होंने अपने बिजनेस को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया है, पूरी तरीके से कामकाज को चालू नहीं कर पाए। लेकिन यही तो वो मौके होते हैं जब हमें उन स्टॉक्स को पकड़ना होता है। जब ये सारा कामकाज स्टार्ट हो जाएगा, जब पूरा बिजनेस मॉडल इनका बेहतर तरीके से वर्क करने लगेगा, तब आपको क्या लग रहा है कि ये स्टॉक आपको 220-30 पे मिल पाएगा क्या? तब ये स्टॉक आपको 3-4 हजार में भी मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। यही वो समय होते हैं जब हमें अच्छे स्टॉक्स को पिक करना होता है और पकड़ के सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बैठना होता है, ताकि हमें उससे वेल्थ जनरेट करने का मौका मिले और एक बड़े अमाउंट में आपको बड़ा रिटर्न जनरेट करने का मौका मिले। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आज लगाएंगे और कल पैसा बन जाएगा तो ये मुश्किल है, बल्कि मैं कहूंगा नामुमकिन है, क्योंकि मोस्टली अपर सर्किट होता है 5-10% का। तो अगर अपर सर्किट भी लगा दिया, ऑल्दो अब ये लार्ज कैप कंपनी है तो अपर सर्किट लगा पाना बहुत टफ हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि लगभग 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। अब इसके पहले जब गिरी थी ना तो उस समय तो 2,25,30,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी थी। तो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी में अगर आप इसे 10% मिलाना चाहते हैं तो आपके पास 15,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, जो कि एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट है, मतलब बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए अपर सर्किट लोअर सर्किट वाली तो सिचुएशन अब नहीं आएगी, ज्यादातर आपको इसमें देखने को मिलेगी, लेकिन अच्छे रिटर्न देने की दम रखता है और 3-4-5% भागता रहता है, अक्सर भागता है, लेकिन ऑल्दो गिरता भी है। अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, लेकिन अभी निफ्टी 50 का पार्ट हो चुका है, तो ना केवल म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसे ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली, क्योंकि जो एफआईआई होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी चाहते हैं कि वो एक सेफ साइड चुने। जैसे हम लोग जब चुनते हैं तो S&P 2000 तो बड़े स्टॉक्स जो 2000 है उनमें लगाएंगे, कुछ ऐसा मतलब अलग चुनते हैं कि सेफ्टी भी हमें मिलती रहे। तो सेफ्टी में जब आप जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो निफ्टी 50 के पार्ट्स ढूंढते हैं, निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक उन्हें बेहतर अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो अब इसे फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलने लगेगी, क्योंकि अब ये निफ्टी 50 का पार्ट है, तो अब फॉरेन इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। और ऑल्दो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, तो फिर ऑल्दो वो इन्वेस्टमेंट भी कहां आएगी, इसको मिलने वाली है अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अब आगे चल के से मिलेगी। और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी उतना ज्यादा ये स्टॉक भागने वाला है। अब इन्वेस्टमेंट से तो भागेगा ही, साथ ही साथ जितना अपने कामकाज को एक्सपेंड करेगा उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, उतना ज्यादा भागेगा। अब भागने के लिए रास्ते खुले हुए नहीं, गिरने के लिए कुछ है नहीं। गिरने के लिए अपना लो टच कर चुका, ऑल टाइम लो बना चुका सब कुछ। अब ऊपर रास्ते खुले हुए हैं, नीचे कहां, जीरो के नीचे कुछ हो जाएगा क्या? आप समझिए कि आपने इसे 230 पर बाय कर लिया, मान लीजिए आपने भले 394 पर आपने बाय कर रखा हो, मैं एक बात बताता हूं, अब वो कहां जा सकता है? जीरो से नीचे नहीं जा सकता ना कोई भी स्टॉक, तो नीचे आएगा तो जीरो तक आएगा, यानी कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा
दिए, जीरो हो गए, खत्म, 1 लाख खत्म हो गए। लेकिन ऊपर गया और 400 से 4000 हो गया, मान लीजिए 4000 हो गया, कितने गुना हो गया, 10 गुना हो गया, यानी कि आपके 1 लाख 10 लाख में बदल गए। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको इस स्टॉक में रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है, मैं खुद कहता हूं कि रिस्क है, लेकिन ये वो स्टॉक है जो रिस्क विद हाई रिवॉर्ड है, और बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है, लो रिस्क विद हाई रिवॉर्ड्स है। इसमें ये ऐसा रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क है, जो आप सबको लेना चाहिए। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन पर्सनल शेयर कर रहा हूं, आप सबसे बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये ऐसा रिस्क है जो आप सब अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए स्टॉक मार्केट का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, सीधी सी बात है। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है, तो अब आप अपनी तरफ से अगर कोई स्टॉक चुनेंगे तो पक्का रिस्क है, बड़ा रिस्क है, लेकिन आपको उस रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो इंसान को अगर स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, इतना रिस्क वो ऑलरेडी ले रखा है अगर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से बड़े रिटर्न्स के लिए आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ एक बार देख सकते हैं। बेहतर स्टॉक है, कामकाज बेहतर है, जब पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ये इस प्राइस पर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा बहुत अच्छा स्टॉक बन चुका है जब से निफ्टी 50 का पार्ट हो चुका है। और निफ्टी 50 में ऑल्दो मैं कहूंगा कि पी थोड़ा हाई है, लेकिन मैं आपसे बता चुका हूं ना, कामकाज पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। जब कामकाज पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत आगे तक पहुंच जाएगा ये स्टॉक, इसका स्टॉक प्राइस भी, और इसका पी ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। इसकी जो एक प्रॉब्लम मुझे लगती है वो इसका सिर्फ और सिर्फ पी है कि वैल्यूएशन टर्म में थोड़ा सा हाई है, क्योंकि थोड़ा सा ओवर हाइप्ड स्टॉक था, इस वजह से वैल्यूएशन थोड़े हाई मिले थे इसे। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक बहुत प्यारा है, बहुत पसंदीदा है, बहुत चहीता स्टॉक है, बल्कि मैं कहूंगा पूरी स्टॉक मार्केट का। और रिटेलर्स भी इससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, ऑल्दो अब रिटेलर्स में बहुत ज्यादा निकल गए थे जब से इसमें एक डाउनफॉल आया, बड़ा डाउनफॉल आया मैं कहूंगा। तो आप सबको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, स्टॉक डूबने वाला बिल्कुल नहीं। और अब तो शेयर मार्केट में रिकवरी धीरे धीरे दिखा रहा है, तो आप समझिए कि ये उससे फास्ट 5-6 गुना ज्यादा रिकवरी दिखाएगा। तो आपको इस स्टॉक को पकड़ के बैठना है, या फिर जो इन्वेस्टेड है उन्हें तो इसमें बने ही रहना है। अगर कोई नया एंट्री करना चाहता है तो मेरी तरफ से पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो बाई करने की सलाह है, लेकिन मैं बाई सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो लास्ट फैसला आपको अपना खुद का, क्योंकि आपका पैसा है, आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो आपको अपना फैसला खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपने बहुत ही मेहनत से कमाया। तो आप अपना फैसला सोच समझ कर लीजिएगा, जो भी आप फैसला ले रहे हैं बाई सेल या होल्ड करने का। फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको कोई मेरा ओपिनियन नहीं पसंद आया, कोई बातचीत नहीं पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप अपना ओपिनियन, अपनी राय कुछ रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जो आपका डिफरेंट हो मुझसे, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको जरूर करना है कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 तक ये स्टॉक का प्राइस क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ऐसे मजेदार वीडियोस और ऐसे न्यूज, ऐसे स्प्रेड्स में रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट कवर करता हूं, तो आपको वीडियोस लगातार मिलते रहे मेरे थ्रू। उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।